चैनल फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट रणजीत की। और ये जो प्रोजेक्ट रणजीत है अपने आप में ये उसी तरीका से है जिस तरीका से हम फाइटर जेट्स बना रहे हैं 5th जनरेशन के, और उसके लिए हमने अपना एक प्रोग्राम चलाया हुआ है जिसका नाम है एम का। इसका मतलब है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। उसी तरीका से जो हरक्यूलियस टास्क के लिए यानी कि वजन वाले कार्य के लिए जिस तरीका के हमें विमान चाहिए वो हम C295 इस प्रोजेक्ट के तहत बना रहे हैं। और उसी तरीका से हमारे पास जो टैंक होते थे अभी तक वो परंपरागत जो टैंक होते थे जिनके पास में अपना किसी भी तरीका का डिफेंस मैकेनिज्म नहीं होता था, उनका बस एक ही स्ट्रांग पॉइंट था कि वो अपने आप को कैमोफ्लेज कर पाए। इसका मतलब है कि उनका कलर जो है वो ही उनकी स्ट्रेंथ होता था कि वो मिट्टी के कलर के हो गए या फिर वो ग्रीन कलर के हो गए तो ग्रीनरी में जाकर के उनको आसानी से पहचाना नहीं जा सकता था। लेकिन जैसा कि आज आप जानते हैं कि आज दुनिया के पास में आधुनिकतम जो हथियार है वो आ चुके हैं। आप वैसे तो नहीं बच सकते, कैमोफ्लेज से तो आप नहीं बच सकते। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना एयर डिफेंस सिस्टम बनाना पड़ेगा, आपको रिस्पॉन्सिबल सिस्टम बनाना पड़ेगा, आपको एआई के साथ में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसी को आधुनिक करने के लिए आप समझिए, इसी को आधुनिक करने के लिए प्रोजेक्ट रणजीत सरकार ने चलाया हुआ है। और अब जो टैंक होने वाले हैं वो एआई के साथ इंटीग्रेट होंगे, जिसके जैसा कि आप जानते हैं कि जो 6th जनरेशन के जो फाइटर जेट्स होते हैं स्टील से तो 5th जनरेशन के जो फाइटर जेट्स होते हैं उनकी भी विशेषता होती है कि वो स्टील कैपेबिलिटी होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो क्या है उसे समझिए, वो आती है इसके इंटीग्रेशन से। जैसे एक तो होता है मैन अनमैन्ड टीमिंग होता है जिसे हम ममटी बोलते हैं। तो एक तो मैन अनमैन्ड टीमिंग होगा, साथ ही साथ में यूसीएवीज जो है इसके साथ में होंगे, यानी कि इसके साथ में अपना एआई से इंटीग्रेशन होगा। समझे ना, एआई से इंटीग्रेशन होगा, इसके पूरी तरीका से इसकी अपनी आंखें होंगी, इसका रिस्पांस भी होगा कि अगर इसे लगता है कि भाई इस पर अटैक हो रहा है तो ये आसानी से गोला बारूद तो लॉन्च पहले भी करता था लेकिन अभी और आधुनिक तकनीक से इसे लेस किया जाएगा। जैसे कि अब मैं आपको दिखाता हूं, इसे अगर आपको जो थोड़ा समझाएगा इसका क्या मैं बताना चाहता हूं, इसे समझिए। इससे शायद आपको समझ में आएगा। देखिए, प्रोजेक्ट रणजीत भारतीय सेना का एक महत्वाकांक्षी रक्षा कार्यक्रम है जिसके तहत भारत के पुराने हो चुके T-72 अजय यानी कि T-72 अजय टैंकों को बदलने के लिए नेक्स्ट जनरेशन यानी अगली पीढ़ी के स्वदेशी मैन बैटल, देखना स्वदेशी है मैन बैटल टैंक विकसित किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम को आधिकारिक तौर पर फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स के रूप में यानी कि FRCV फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स के रूप में जाना जा रहा है, जिसके लिए भारतीय सेना लगभग 1700 से लेकर के 1800 आधुनिक जो टैंक है उनका चरणबद्ध तरीका से अपनी सेना में इसे शामिल किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 2030 के आसपास से होने वाली है। अनुमानित लागत है 57,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की इसकी होने वाली है। अगर आप इसे और देखेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी विशेषता क्या होगी, वो इंटीग्रेशन जो मैं आपको बता रहा था कि इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा। ये टैंक पूरी तरीका से एआई संचालित सिस्टम, स्मार्ट सेंसर्स और रियल टाइम बैटलफील्ड का जो डेटा है उससे लैस होने वाले हैं। इसका मतलब सीधा सा है कि जो दुश्मन की जो सेना है, दुश्मन का जो भी वारफेयर है उसकी रणनीति उसके द्वारा यानी कि एआई से संचालित, और ये खुद रणनीति बनाएगा यानी कि किल चैन डेवलप करेगा, और वही जो 4 चरण की जो किल चैन होगी उसी में ये अपने दुश्मन को तहस नहस करेगा। अब देखिए, इसके पास में स्मार्ट सेंसर्स होंगे जो ये पता लगाएंगे कि भाई इसे किसी तरीका से इस पर मिसाइल लॉन्च की गई है या इसको जो यूसीएवीज है वो ट्रैक कर रहे हैं। उसके बाद रियल टाइम बैटलफील्ड डेटा, जो भी बैटलफील्ड का डेटा है उसको ये कलेक्ट करेगा और फिर उसको इन्फ्यूज करके अपने यूज के लिए, टारगेट के लिए प्रयोग करेगा। तो इसमें जो है ज्यादा मेन इंटरफेरेंस इसमें होने वाला नहीं है। देखिए, ड्रोन और एंटी ड्रोन सुरक्षा, जैसे मैंने बताया इसमें ड्रोन, यूएवी और लाइटनिंग म्यूनिशन यानी कि ऐसे ड्रोन जिनके पास में क्या होता है म्यूनिशन होता है यानी आत्मघाती ड्रोन इन्हें बोला जाता है, को नियंत्रित करने की क्षमता के साथ साथ आधुनिक एंटी ड्रोन प्रोटेक्शन सिस्टम भी इसके पास होने वाला है। अब देखिए, उसी तरीका से देखिए एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम एपीएस इसके पास है। दुश्मन की जो मिसाइल है उनके रॉकेट्स को हवा में ही तबाह करने के लिए 360 डिग्री सुरक्षा कवच इसमें मिलने वाला है। शानदार गतिशीलता, मोबिलिटी है। लगभग 1500 हॉर्स पावर के दमदार इंजन के साथ में यह टैंक राजस्थान के तपते रेगिस्तानों से लेकर लद्दाख की बर्फीली ऊंची चोटियों तक काम आने वाला है। आत्मनिर्भर भारत के तहत और निजी क्षेत्र की भागीदारी है, यह मैं आपको आगे बताऊंगा। अब देखिए, इसमें आपको समझ में आएगा। तो आप इसे समझ गए कि क्या करने वाले हैं, टैंक डेवलप करने वाले हैं। और अच्छा, ये जो है, क्योंकि आपके मन में एक सवाल और भी आ रहा होगा कि हमारे पास में जो T-72 जो टैंक
कंपोनेंट थे पहले वो क्यों हटा दिए गए हैं, या फिर उनकी उपयोगिता कम क्यों हो गई है। तो उसकी उपयोगिता कम क्यों हो गई है वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि उनके पास में अपना किसी भी तरीका का ये जो मैकेनिज्म है, जैसे एआई से इंटीग्रेशन, डाटा का इन्फ्यूजन, डेटा का कलेक्शन, फिर डेटा का जो 4 स्टेप किल चेन डेवलप करना, इस तरीका का उसके पास अपना कुछ सिस्टम नहीं था, वो परंपरागत थे। और अब देखिए आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, इसीलिए नेक्स्ट जनरेशन में इसे अपग्रेड करना बेहद ज्यादा जरूरी हो चुका था। इसीलिए इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा अब प्राइवेट सेक्टर के साथ में अपना इंटीग्रेशन कर लिया गया है। और अब ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकार की जो आप जानते हैं कि जो पीएसयूज होते हैं वही कार्य नहीं करते, बल्कि अब प्राइवेट सेक्टर इसमें पूरी तरीका से हाथ बता रहा है। जैसे कि आप यहां से देखेंगे तो शायद आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगर आप इसमें देखेंगे एम का तो यहां पर हो गया, देखना, to boost the India's defense sector, government is empowering the private companies to handle the critical project, including missile and advanced fighter jet manufacturing to the reduce the reliance of foreign suppliers। तो पहली बात तो ये है कि भाई फॉरेन सप्लायर्स के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि इनके पास में मैन पावर होती है। तीसरी बात क्या है कि फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है और उनके पास में स्किल होती है ज्यादा, और स्किल को अपग्रेड करने के लिए मैकेनिज्म बने हुए होते हैं। तो आप देखेंगे कि चाइना हो या अमेरिका हो, उनकी जो कंपनी है वो इतने बेहतर तरीका से कार्य इसलिए कर पाती है क्योंकि वो गवर्नमेंट सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर साथ मिलकर के कार्य करते हैं। तो देखिए आप जानते हैं कि भारत के अंदर एक मानसिकता रही थी कि भी जो प्राइवेट सेक्टर है वो चोर है, यानी कि हमारी टेक्नोलॉजी चुरा लेगा। प्राइवेट सेक्टर, आप समझिए कि आपने सुना होगा रेड टेपिज्म का नाम भारत के अंदर, आपने सुना होगा लाइसेंस राज, सुना है ऐसा? अगर सुना है तो फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि लाइसेंस राज क्या था, कि क्या कंपनी बनाएंगी ये लाइसेंस सरकार देती थी, यानी कि कंट्रोल सारा सरकार करती थी। तो यहां तक भी प्राइवेट सेक्टर के ऊपर हमारा अंकुश था। आप जानते हैं कि नरसिम्हा राव की सरकार आती है 1991 में, भारत के अंदर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन लाया जाता और मजबूरी थी, क्योंकि हमारे पास में अपने जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसे चुकाने के लिए पैसे बचे नहीं थे, हम ज्यादा दुनिया से अब ले नहीं सकते थे। इसीलिए हमें वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के दबाव में आकर के अपनी जो पॉलिसीज है उन्हें लिबरल करना पड़ा था, दुनिया की कंपनीज के लिए अपने दरवाजे खोलने पड़े थे। और ये जो पॉलिटिकल जो प्रेशर था कि हम सब लाइसेंस जारी करेंगे, ये हमें खत्म करना पड़ा था। तो आप समझ सकते हैं, तो यहां पर अब क्या है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको लाया गया है, और जैसे मैंने बताया कि तो दूसरे देशों की जो कंपनी है उनके ऊपर जो निर्भरता कम हो जाएगी। देखिए प्रोक्योरमेंट और प्राइवेटाइजेशन क्या है, डिफेंस एक्विजिशन प्रोड्यूसर 2020 और डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2025 मैंडेट दैट द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन बजट बी स्पेंड थ्रू द डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट हेविली फेवर ऑफ द लोकल प्राइवेट प्लेयर एंड एमएसएमई। यानी कि सरकार ये ध्यान देगी कि जब हम अपने डिफेंस को प्रोक्योरमेंट करेंगे, खरीदेंगे, तो उसमें सबसे प्रायोरिटी पर हमारी अपनी कंपनी होंगी, हमारे देश के अपने जो डिफेंस कंपनी है वो होने वाली है। देखिए लिबरलाइज्ड एफडीआई, एफडीआई को आसान बनाया गया है किसके अंदर, डिफेंस के अंदर। 74% अंडर द ऑटोमेटिक रूट और एनकरेजिंग द टेक्नोलॉजी, टीओटी जिसे हम कहते हैं ना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और वेंचर विद दैट ए ग्लोबल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। अब देखिए इनोवेशन और स्टार्टअप्स इनिशिएट लाइक द आईडेक्स, यानी कि Innovations for the Defense Excellence and Technology Development Fund (TDF) provide the targeted grants of that hand holding that fast track deep and tech and startup development in drones, AI and electronic warfare। अब आप समझ चुके हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत की जो पीएसयूज है, यानी कि प्राइवेट जो भारत की जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं उनके साथ मिलकर के ये अच्छे से सिंक्रोनाइज तरीका से कार्य कर रहा है। इसीलिए आप भारत का जो रक्षा है उसके अंदर आप एक बूस्ट देख रहे होंगे। अब आप कहेंगे कि सर आप तो कह दिया कि आप बूस्ट देख रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं? देखिए आपको मैं अभी दिखाऊंगा। हम भारत के जो सरकार है, अभी हम अपना जो डिफेंस है या फिर डिफेंस से रिलेटेड अदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, पार्ट्स जो होते हैं, हम 100 के आसपास कंट्रीज को हम यहां से भेज रहे हैं। समझिए, बन यहां रहे हैं, कल पुर्जे जिसे हम बोलते हैं, उनको हम विदेशों में भेज रहे हैं, 100 से ज्यादा कंट्री।
इसका मतलब है कि जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है वो सबसे छोटी होती है, यानी कि कल पुर्जे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं या फिर रॉ मटेरियल सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो वही हम दूसरों को अगर भेज रहे हैं तो सप्लाई चेन में हम एक क्रूशियल पार्टनर बन जाते हैं। आप इसे ऐसा समझ सकते हैं, अगर आपको समझना है तो यहां देखिए, यहां देखेंगे तो शायद आपको और समझ में आएगा। इसे देखिए भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है, अगर आप 2013-14 में, क्यों 2013-14 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि 14 में सरकार आई है और उसके बाद क्या हुआ है उसे देखिए, और अब आने वाले समय में क्या होने वाला है, अगर उसे आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी पिक्चर। देखिए 2014 में हमारा जो एक्सपोर्ट था कितना था, 686 करोड़ 2013-14 में, फिर सरकार बदलती है, उसके बाद आप देखिए 2025-26 में कितना है, 38,424 करोड़, कितना 38,424 करोड़, कितना बढ़ गया, कितने साल में बढ़ गया, 12 साल के अंदर 10 गुने से ज्यादा की वृद्धि है। यानी कि अगर आप देखोगे तो $4.1 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया हुआ है। हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, 3 लाख करोड़ का हमारा लक्ष्य है। कितना, 3 लाख करोड़ रुपए का हमारा लक्ष्य है। अभी कितना हुआ है, 38,424 है। लक्ष्य क्या है, लक्ष्य है कितना, 3 लाख करोड़। भारत जो है, भारत ने आगे के लिए 50,000 करोड़, यानी कि कितना, 5 से लेकर के 6 बिलियन डॉलर सालाना डिफेंस एक्सपोर्ट्स जो है एक टारगेट रखा है, जो कि 2029 तक हासिल करना है। अब उसके लिए बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, मैं अलग अलग उसमें वीडियोस में बताऊंगा। देखिए यहां अगर आप देखोगे तो इस टेबल से आपको बहुत कुछ समझ में आ गया। जैसे डिफेंस एक्सपोर्ट देखिए 2014 तक कितना था, 686, अब कितना है, 38,484। कितना टारगेट है, 50,000 करोड़, यानी कि 3 लाख करोड़ का हमारा टारगेट। इसे देखिए, इसे आप देखेंगे यहां से, यहां देखिए डिफेंस एक्सपोर्ट्स कितना है, ये यूएसडी के अंदर 100 मिलियन पहले 2014 तक, अब कितना है 4.1, लेकिन रखा कितना है, 6 बिलियन डॉलर तक का हमने टारगेट रखा हुआ है। एक्सपोर्ट कंट्रीज का है, कुछ ही देश थे 2013 से पहले, लेकिन अब कितने हैं, 80-100 प्लस देश, यानी कि 100 प्लस देश ऐसे हैं जहां पर हम अपना डिफेंस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं या उसके जो कल पुर्जे हैं वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और ग्लोबल फुटप्रिंट भारत का बढ़ रहा है। अब आप इसे समझने के बाद में ये समझ गए होंगे कि जो मैंने कहा कि भारत जो है वो ग्लोबल डिफेंस हब होने वाला है नेक्स्ट 10 ईयर के अंदर, आने वाले 10 साल के अंदर दुनिया भर की जो कंपनी है वो भारत के अंदर आएंगी, यहां अपनी यूनिट लगाएंगी और यहां से फिर बाहर भेजेंगी। फिर आपके मन में सवाल वही आएगा कि वो अपने देश में नहीं लगा सकती, या फिर चाइना तो इतना बड़ा देश है, या फिर अमेरिका, उनके पास भी तो पैसे की कमी नहीं है। लेकिन यहां एक चूक कर रहे हैं आप फिर दोबारा से, जो कि किताबों में नहीं, आपको डॉट कनेक्ट करने के बाद मिलने वाली है। देखिए हर चीज गूगल पे नहीं मिलेगी, हर चीज किताबों में नहीं मिलेगी, कुछ चीजें आपको डॉट कनेक्ट करने पड़ेंगे तभी वो संभव है। देखिए आप जानते हैं कि चाइना का जो टीएफआर है, चाइना का जो टीएफआर है उसे भी आप अगर आप समझेंगे तो देखिए इसका कितना है, 1.4 के आसपास इसका दिखेगा आपको, यानी कि वन चाइल्ड पॉलिसी से उन्होंने अपना पूरा जो है जनरेशन को खत्म कर लिया है। एक तरीका से अगर आप देखोगे तो उनका जो वर्किंग पॉपुलेशन का जो एवरेज एज है वो 44 वर्ष है, यानी कि कार्यशील जनसंख्या है उसकी जो एवरेज एज है वो 44 वर्ष है। अच्छा याद रखना इस बात को, ये अब रिटर्नेबल नहीं है, यानी कि आता है ना कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से आगे जा चुका है चाइना। अब चाइना चाहता है कि भाई उनकी कार्यशील जनसंख्या की जो एवरेज एज है वो 30 या 28 साल हो जाए। नेवर 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 पॉसिबल। अब आप कहोगे कि पैसा है, वो तो पैसा इन्फ्यूज कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पैसा इन्फ्यूज करके पॉपुलेशन बढ़ाने की जो कवायद तो बहुत सारे देशों ने की है, लेकिन उसके रिजल्ट कितने हुए हैं, जीरो। कितना अचीव हुआ है, जीरो। याद रखना इस बात को, गूगल करके आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि ऐसे देश हैं जिन्होंने 4 से 5% तक अपनी जीडीपी का खर्च किया है, किसके ऊपर, सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, लेकिन वो फेल साबित हुए हैं। तो इसलिए ये नहीं होने वाला। अब सबसे बड़ा बात है, एक तो टैलेंटेड पूल है हमारे पास, बिल्कुल है हमारे पास में। दूसरा भारत के पास में, क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर इसके अंदर शामिल है, तो हमारे पास स्किल सेट है, बिल्कुल है। क्या हमारे पास फाइनेंस की कोई कमी है, बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद भारत के पास में कार्यशील जो जनसंख्या है उसकी जो एवरेज एज है वही अगर आप देखोगे 67% आबादी ऐसी है जिसकी एवरेज एज ही कितना है, 35 वर्ष है। आप सोचिए, हम अपनी आबादी में हर वर्ष इतना ऐड कर लेते हैं जितना कि ऑस्ट्रेलिया की टोटल जनसंख्या, लगभग 2.5 करोड़ के आसपास, 2.5 करोड़ के आसपास लोग हम अपनी पॉपुलेशन में ऐड कर लेते हैं। इसका मतलब है कि आने वाले 10 साल से 15 साल भारत के अंदर हमारा जो कार्यशील जनसंख्या है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यंग होगा और सबसे ज्यादा बड़ा। क्योंकि अगर देखिए
20% टैलेंटेड पूल है दुनिया का सब भारत के पास में। चाहे एआई हो, मैं एज कटिंग टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं, चाहे हम बात करें सेमीकंडक्टर की, तो 20% जो टैलेंटेड पूल है। अब आप सोचिए कि दुनिया का 20% हमारे पास होना, साथ ही साथ में ये सारी कंडीशंस हमारे पास होना, एक बड़ा कंट्री हमारे पास होना, एक लिबरल वैल्यूज हमारे पास होना, और साथ ही साथ में क्योंकि भारत के अंदर कोर्ट सिस्टम भी है, यानी कि जस्टिस सिस्टम भी है, भारत के पास में वही वैल्यूज हैं जो कि ब्रिटेन के पास है, जो कि क्योंकि डेमोक्रेसी है भारत में। तो ये सारी बातें बताती हैं कि आने वाली जो सदी है 10 साल के अंदर भारत के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो, क्योंकि 2029 तक रखा हुआ है 50,000 करोड़ का हमने लक्ष्य रखा है, और ये जाएगा आगे कितना, 3 लाख करोड़ तक का जाएगा। मैं आकर आपको दिखा दूंगा इसका भी। देखिए यहां पर अगर आप देखोगे तो ये T72 है उनका आधुनिकीकरण करा जाएगा, और इनको जैसे मैंने बताया कि अब ये प्रोजेक्ट रंजीत यही कार्य करेगा। अब आपको एक चीज और यहां पर समझनी होगी कि ये सारे कार्य कौन कर रहा है। ये सारे कार्य कर रहे हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों साथ मिलकर के कर रहे हैं। अब सरकार के द्वारा जो ये फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स हैं इनका अपग्रेडेशन हो रहा है, और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि भाई टैंक की जो अभी भी अपनी उपयोगिता कम नहीं हुई है, क्योंकि अगर किसी देश पर वास्तव में आपको जीत हासिल करनी है तो उसका लैंड आपको कैप्चर करना पड़ेगा। अगर लैंड कैप्चर नहीं होता है तो आप क्लेम करते रहिए कि हम जीत गए, लेकिन दुनिया नहीं मानेगी, क्योंकि लड़ाई है परसेप्शन की। आप लैंड जीतने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टैंक होने चाहिए। अब परंपरा अगर टैंक से काम नहीं चलेगा तो टैंक कैसे होने चाहिए, आधुनिक टैंक होने चाहिए। तो आधुनिक टैंक बनाने के लिए ये सारे कार्य करे जा रहे हैं। इसके अंदर मैंने जैसा कि बताया कि भाई पूरी तरीका से एक नेटवर्क होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन का एकीकरण और सक्रिय सुरक्षा इनके पास होगी। इसका मतलब है कि ये ऑफेंसिव भी होगा, डिफेंसिव भी होगा। इसका मतलब है अपनी सुरक्षा भी करेगा, सर्विलांस भी करेगा, डेटा इन्फ्यूज भी करेगा, डेटा का एकत्रीकरण भी करेगा, और एक किल चेन बनाएगा जो कि 4 स्टेप की होगी, और उससे इसको तहस नहस करेगा। अच्छा, पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो स्वदेशी इकोसिस्टम है पूरी तरीका से। इसके अंदर एमएसएमई, और मैंने जैसा कि बताया सरकार का अपना भी उद्देश्य यही है कि भाई हम जो प्रोक्योरमेंट करेंगे उसमें प्रायोरिटी अपने ही देश की कंपनी होने वाली है। देखिए आप जानते हैं फ्रेंड्स, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि जिस तरीका से एम का प्रोजेक्ट चलाया हुआ है, भारत का ये 5th जनरेशन फाइटर जेट्स बनाने के लिए एक प्रोग्राम चलाया हुआ जिसका नाम है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इंडियाज एम्बिशियस इंडिजिनस प्रोग्राम टू डिजाइन दैट मैन्युफैक्चरिंग ट्विन इंजन 5th जनरेशन स्टील्थ मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फॉर दैट इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, इसका एरोनॉटिक डेवलपमेंट एजेंसी एडीए प्रोजेक्ट एम टू प्रोड्यूस दैट एडवांस फाइटर्स टू इक्विप्ड विद दैट ए सुपर क्रूज कैपेबिलिटी, सेंसर्स, फ्यूजन और इंटरनल वेपन बेस्ड टू लो ऑब्जर्वेबल स्टील्थ फीचर्स। समझ गए। अब आप इसमें एक और चीज देख लीजिए, 72 टैंक्स जो थे वो तो आपको मैंने पीछे वैसे बता भी दिया है। ये इंडिया का आर्मी ऑपरेशंस अप्रोक्सीमेटली 2400, यहां पे देखेंगे 2400 सोवियत इरा T-72 मेन बैटल टैंक थे। ये आप जानते हैं इनका नाम रखा गया था ये अजय, और क्योंकि ये रूस से प्रोक्योर थे, फर्स्ट इंड्यूड 1978 के बने हुए थे, तो ये बहुत ज्यादा पुराने थे। इसीलिए हमको अब जरूरत है किसकी, अजय, ये जो प्रोजेक्ट है हमारे पास में रणजीत। अब आप देखोगे न्यू इंजन्स जो है वो लगाए जाएंगे इसके अंदर, 248 मिलियन कॉम्बैट विद कॉन्ट्रैक्ट किया गया है रसिया के साथ में। और अब देखिए इनका भी जो है आधुनिकीकरण किया जाएगा, और साथ ही साथ हम बना भी रहे हैं, आप जानते हैं रणजीत के तहत, तो ये भी हो रहा है। अगर और इसके अंदर आप, ये तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया, ये एआई असिस्टेंट काम कैसे करेगा इसे भी आप सीखिए। देखिए इसके अंदर जो एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है एआई असिस्टेंट बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि एआई असिस्ट करेगा बैटलफील्ड के अंदर मैनेज करने के लिए क्या क्या, डेटा का इन्फ्यूजन, साथ ही साथ ट्रैकिंग, इंटरसेप्शन और ऑफेंसिव, यानी कि मिसाइल लॉन्च करना हो, या फिर इसके पास में जो गोले होंगे ना, गोले का मैंने अलग से एक वीडियो बनाई थी कि अब वैसे परंपरागत वाले जो गोले होंगे वो इनमें नहीं लगाए जाएंगे, इसके लिए अलग से डिजाइन करे जा रहे हैं। वो मैं अलग से एक वीडियो बनाई थी उसके लिए, अगर आप कहेंगे तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। युद्ध के मैदान में डिजिटल कमांडर की तरह कार्य करता है ये रेडार, ड्रोन, सैटेलाइट। देखिए रेडार, ड्रोन और सैटेलाइट से मिले विशाल डेटा को, जो बिग डेटा है उनको इन्फ्यूज करेगा, और फिर उसका एकत्रीकरण करके देखिए डेटा एग्रीगेशन करेगा, फिर पैटर्न को रिकॉग्नाइज करेगा, जैसे हम बोलते हैं मशीन लर्निंग, है ना, मशीन लर्निंग के तहत में। फिर उसके बाद देखिए एक्शनेबल इंसाइट्स जो है वो बनाएगा, यानी कि
किल चेन बनाएगा और उसके बाद में ये अपना जो ऑपरेशन है उसे लॉन्च कर देगा। उसके बाद में एक टेक्नोलॉजी और इसके अंदर है, उसे भी आप समझ लीजिए, जिसे बोलते हैं एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम। ये वाली जो है याद रखनी, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मेंस के एग्जाम हो या प्रीलिम्स के हो, और ये क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर डिफेंस के ऊपर एक ओवरऑल क्वेश्चन आ जाए तो ये सारी बातें आपको लिखनी पड़ेंगी, फिर उसके अंदर जितने भी प्रोजेक्ट है, इसीलिए मैं इंफ्यूज करके कराता हूं कि भाई आप जो है अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे हैंडल कर पाए। देखिए एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम मुख्य रूप से सैन्य वाहनों जैसे कि टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के लिए एक उन्नत रक्षा कवच है। यह सिस्टम दुश्मन की तरफ से आ रही मिसाइलों और रॉकेट को वाहन से टकराने से पहले ही हवा में नष्ट करता है। देखिए हार्ड किल सिस्टम और सॉफ्ट किल सिस्टम, मैंने पहले भी इसे पढ़ाया है। हार्ड किल सिस्टम सीधी सी बात है कि एक कोई आपके और मिसाइल आ रही है, आप उसके प्रत्युत्तर में दूसरी मिसाइल लॉन्च करें। और सॉफ्ट किल सिस्टम है जिसके अंदर जैमर्स वगैरह आते हैं या अभी जो आ चुके हैं, जिसमें जो लाइटनिंग वाले जो वेपन्स होते हैं, वो मैंने अलग से उनके लिए वीडियो बनाई है कि वो आपका जो एक तो जैमर हो गया वो जैम कर सकता है, लेकिन अगर हवा में ही उसको नष्ट करना हो उसके लिए भी हमारे पास में अलग से वेपन है जिन्हें हम कहते हैं सॉफ्ट किल सिस्टम। अब देखिए ये मैं आपको शायद पढ़ाया है, ये वाला प्रोजेक्ट C295। देखिए प्रोजेक्ट C295 ये भी ऐसे ही प्रोजेक्ट है, लेकिन ये हरक्यूलिस टास्क के लिए है। हरक्यूलिस टास्क का मतलब है कि जो एयरबस टाइप के हैं, जिसमें भारत का जो एयरफोर्स के लिए या हमारी नेवी के लिए या फिर हमारा जो आर्मी है उसके लिए अगर ऊंचाई पर या कहीं पर भी बहुत ज्यादा भारी जो है टैंक वगैरह पहुंचाने हो या बहुत कोई सामान पहुंचाना हो या बहुत सारे आर्मी पर्सनल पहुंचाने हो तो उनके लिए इसका प्रयोग होता है। देखिए परियोजना इसका C295 भारत में सैन्य विमानों के निर्माण से जुड़ी एक ऐतिहासिक परियोजना है। भारतीय वायुसेना के एयरबस C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाई जा रही है मेक इन इंडिया के तहत और आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा है। देखिए टाटा एडवांस सिस्टम TASL और एयरबस मिलकर के गुजरात के वडोदरा में इन्हें तैयार कर रहे हैं। अगर आप ये टोटल आप देखोगे तो यहां पर देखिए प्रोजेक्ट के तहत कुल 56 विमान भारतीय वायुसेना को सौंपे जाएंगे। शुरुआती 16 विमान एयरबस द्वारा इस स्पेन में फ्लाई अवे उड़ान के लिए तैयार स्थित किए जा रहे हैं। बाकी 40 विमान वडोदरा टाटा एयरबस प्लांट में ही असेंबल और निर्मित किए जाएंगे। भारत में स्वदेशी रूप से निर्मित C295 विमान ने सफलतापूर्वक अपनी पहली उड़ान जो है वो भर ली है और क्षमता जैसा कि मैंने बताया कि एक टैक्टिकल एयरक्राफ्ट विमान है और इसका कार्य क्या होता है वो भी मैंने आपको समझा दिया। तो आप समझ चुके हैं कि किस तरीका से हमारे लिए और हमारी जो सरकार है, हमारे जो वैज्ञानिक हैं और हमारी जो संस्थाएं हैं वो किस तरीका से एक साथ मिलकर के कार्य कर रहे हैं। तो आने वाला जो भविष्य है वो होगा भारत का। देखिए प्रोजेक्ट रणजीत जो मैंने आपको बताया FRCB है, यानी कि फ्यूचर कम्बैट के लिए है। वर्तमान चुनौती और लक्ष्य समाधान क्या है, पहले इस तरीका के होते थे, ये बख्तरबंद होते थे और इनको आसानी से, इनके पास कोई नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर नहीं था। लेकिन अब ये जो आएंगे ये फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स है और पूरी तरीका से आधुनिक टेक्नोलॉजी से ये लैस होने वाले हैं। यह केवल एक नया टैंक खरीदने की प्रक्रिया नहीं है। FRCB यानी रक्षा प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम पारंपरिक सार्वजनिक क्षेत्र के एक साथ मिलकर के, यानी कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर एक साथ मिलकर के कार्य कर रहे हैं। दीर्घकालिक लक्ष्य मैंने जैसे कि बताया कि हमारा जो टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट हो वो 3 लाख करोड़ रुपए का होना चाहिए, ये हमने लक्ष्य रखा हुआ है। DAP 2020 मेकाई के तहत इसे बनाया जा रहा है। मेकाई का सीधी सी बात है कि यहां पर प्रोक्योर जो राइट्स जो होंगे वो ज्यादा से ज्यादा सरकार की एजेंसियों के पास होंगे, गवर्नमेंट यानी कि जो हमारे PSUs हैं उनके पास होंगे। आगे देखना इसके अंदर ये सरकार, भारत सरकार की 70% और निजी की 30%, समझ गए। तो याद रखना इस वाले को भी, ये जो DAP और यानी कि मेक आई का मतलब होता है जहां सरकार के पास ज्यादा राइट्स हों और प्राइवेट सेक्टर के पास कम राइट्स हों। उसके बाद आता है आपका टू वेंडर मॉडल, यानी कि यहां पर क्या होगा, यहां पर शॉर्टलिस्ट की गई 2 विकसित एजेंसियां और स्वतंत्र रूप से प्रतिस्पर्धा और प्रोटोटाइप डिजाइन करेंगे, मूल्यांकन किया जाएगा सरकार के द्वारा और फिर सीरियल प्रोडक्शन उसका शुरू हो जाएगा। देखिए यहां पर FRCB और बनाम एम का मैंने आपको समझा दिया। भारत के लिए 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स बनाने हैं। यहां पर देखिए ये वाला जो बना है इसको भी आप देखेंगे, ADA नेतृत्व वाली प्रतिस्पर्धी RPF के द्वारा है, सरकार द्वारा वित्त पोषित है, निजी कंपनियों का कंसोर्टियम है और ADA के पास में डिजाइन यानी कि IP राइट्स होने वाली सरकार के पास में। ऐसे FRCB देखेंगे मेकाई के तहत है और ये लगा तो वही है, सरकार 70% और निजी 30%, निजी कंपनियों के पास में स्वामित्व इसका है। आगे देखना, देखिए कल जो है पुर्जे वगैरह मैंने आपको दिखा दिया किस प्रकार से भारत 100 से ज्यादा देशों को, शायद नहीं दिखाए तो मैं आपको अगर एक बार दिखा देता हूं। यहाँ पे भारत का जो किस प्रकार से एक्सपोर्ट्स है, एक्टिव पार्टिसिपेशन MSME,
देखने से एमएसएमई सेक्टर एंड विकसित भारत इंटरडिपेंडेंट एमएसएमई एक्ट इज दैट बैकबोन ऑफ दैट इकोनॉमी, यानी कि जो सारे प्रोजेक्ट है ये विकसित भारत और एमएसएमई को ही सरकार प्रोक्योरमेंट में क्या दे रही है, प्रायोरिटी दे रही है। यानी कि सबसे पहले प्रायोरिटी अगर हमें प्रोक्योरमेंट करना है तो अपने ही देश के एमएसएमई सेक्टर को होगी। ग्लोबल टारगेट जो मैंने आपको बताया है, यहां देखिए दे अकाउंटेड टू नियरली 40-49% इंडिया टोटल एक्सपोर्ट, मेकिंग देम विटल ए बिल्डिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। और देखिए भारत का जो एमएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो यहां पर देखिए एमएसएमई जो रफली 30% इंडिया की जीडीपी में, अगर बात करते हैं टोटल मैन्युफैक्चरिंग में वो 35% है टोटल में, ठीक है। देखना इंक्लूसिव जॉब क्रिएशन में भी आप देखोगे तो 200 मिलियन जॉब्स जो है वो एमएसएमई के द्वारा क्रिएट की गई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों सरकार इसे प्रायोरिटी पर रखे हुए है, तो ये भी आपको ध्यान देना होगा। तो ये शायद हमने यहाँ पे ये वाला देख लिया। तो फ्रेंड्स यही है आज के लिए कि आपने देखा कि किस प्रकार से भारत आगे बढ़ रहा है और नेक्स्ट जनरेशन की जो फाइटर जेट्स हैं, नेक्स्ट जनरेशन वारफेयर के लिए हम किस तरीका से अपने आधुनिकीकरण कर रहे हैं या फिर अपने लिए नेक्स्ट जेन वारफेयर के लिए वेपन्स डेवलप कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।